उनके हाथ से ये किताब संसद से मान्यवर कांशीराम नामक किताब का लोकार्पण हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ से गए हैं। 50 साल भारत के संविधान को हुए थे, उस वक्त स्पेशल अभियान चलाया गया था, एक विशेष सत्र बुलाया गया था। उसमें मान्यवर कांशीराम जी को बोलने का मौका मिला। उसमें उन्होंने जो दिया हुआ भाषण सबसे सटीक और पूरी व्यवस्था, सम्राट अशोक का युग हम कैसा लाना चाहते, बाबा साहब की सेपरेट सेटलमेंट की क्या बात थी, कास्ट एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात क्या थी, ये सारी बातें उन्होंने उस भाषण में दी है। और ये किताब जो भी पढ़ेंगे तो उनको, और ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किताब आज लोकार्पण हुआ है। इसका मतलब कि संसद भवन से कांशीराम जी ने जो भाषण दिए, उस भाषण का संकलन इस किताब में है। वो भाषण बहुजन संगठक जो मान्यवर कांशीराम साहब जिसके संपादक थे, उस संगठक में ये 5 भाषण छप चुके हैं, लेकिन उसको एक जगह लाने का काम हमने इस माध्यम से किए। पूरी जमीन खोद के वहाँ बोल्डर डाला, मुरुम डाला, चूरी डाला और सीमेंटीकरण, अच्छा कंक्रीटीकरण किया। क्यों किया? तो वहाँ संघ का फंक्शन होता है। यह 2-3 महीना पहले से वहाँ काम चल रहा था, लेकिन दीक्षा भूमि के बारे में पिछले साल से आंदोलन चल रहा। पिछले साल कीचड़ हुआ था, जब यहाँ स्टॉल लगते, स्टॉल के जगह पे अनेकों के किताबें पानी में भीग गए थे। नागपुर की दीक्षा भूमि में बहुजन समाज पार्टी के ने अपना स्टॉल लगाया है और बहुजन समाज पार्टी के स्टॉल में आकर चर्चा बातचीत करने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ जो नेता वो मौजूद है, उत्तम शेवड़े जी। इनके जरिए किताब है वो प्रकाशित, आज उनके जरिए विमोचन किया गया है और इस किताब के बारे में हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर किताब किस विषय पर है और इसके पीछे के लिखने का कारण क्या था। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए क्या कहेंगे, आज धम्म क्रांति महोत्सव है, हजारों नहीं लाखों लोग नागपुर में उमड़े हैं, क्या संदेश? आज नागपुर के दीक्षा भूमि पर 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जा रहा है। देश विदेश से लाखों की तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के माध्यम से हर साल यहाँ एक मार्गदर्शन के तौर पर, सहयोग के तौर पर यहाँ एक स्टॉल लगाया जाता है। उस स्टॉल में हम लोग बैठे हैं। अभी थोड़े देर पहले महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बसपा के एडवोकेट सुनील डोंगरे जी यहाँ आकर गए हैं। उनके हाथ से ये किताब संसद से मान्यवर कांशीराम नामक किताब का लोकार्पण हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ से गए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सारे लोगों को, अनुयायियों को मैं धन्यवाद और शुभेच्छा देना चाहता। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छा। किताब आपने लिखा कि संसद से मान्यवर कांशीराम साहब, क्या सोच थी इस किताब को लिखने के पीछे की और क्यों लिखी गई? ये जो किताब है, ये किताब का टाइटल ही है संसद से मान्यवर कांशीराम। इसका मतलब कि संसद भवन से कांशीराम जी ने जो भाषण दिए, उस भाषण का संकलन इस किताब में है। वो भाषण बहुजन संगठक जो मान्यवर कांशीराम साहब जिसके संपादक थे, उस संगठक में ये 5 भाषण छप चुके हैं, लेकिन उसको एक जगह लाने का काम हमने इस माध्यम से किए। कांशीराम जी 2 बार, एक बार इटावा से, दूसरी बार होशियारपुर पंजाब से और तीसरी बार राज्यसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। कांशीराम जी पार्लियामेंट में बोले नहीं, ऐसी बहुत आम धारणाएं, आम चर्चाएं पब्लिक में थी। तो और कांशीराम जी के जब हमने भाषण सुने, उसके छोटे छोटे वीडियो 2-4 मिनट 10 मिनट के वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वो उससे प्रॉपर पता नहीं चलता कि उनको क्या कहना था और कहाँ कहे। तो इसलिए ये पब्लिक तक प्रॉपर उनके भाषण पहुँचे, क्योंकि इसमें 5 भाषण में 5 अलग अलग वैरायटी है। पहले भाषण में उन्होंने इस देश की जो गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी के, सरकार के गुंडागर्दी के खिलाफ में उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, वो एक भाषण है। दूसरा भाषण, ये जो कांग्रेस की जो सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव उन पे लाया गया था, उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में मान्यवर कांशीराम जी ने जो भाषण दिया, वो भी भाषण है।
फिर तीसरी बार ये मोर्चा की सरकार बनी, उस पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त भी कांशीराम जी ने जो भाषण दिया वो भी भाषण है, कांग्रेस के भी खिलाफ वाला भाषण है, बीजेपी के खिलाफ में जो अविश्वास प्रस्ताव अटल के जमाने में आया था उसके भी खिलाफ मान्यवर कांशीराम जी ने भाषण दिया। तो जो उस वक्त की ये 3 सरकारें थी और एक गुंडागर्दी की ऐसी 4 सरकारों के दरमियान मान्यवर कांशीराम जी ने भाषण दिया, वो सारा भाषण सरकार के विश्वास मत के खिलाफ में तो भाषण था, लेकिन सारी बातें उन्होंने उस मूवमेंट को आगे रखकर की। सारी बात उसके माध्यम से उन्होंने बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा संविधान क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, ये बात वो भाषण में पूरी आई है। जो भी लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो वो जितनी चीजें आपने अभी तक गिनवाई है वो सब की सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी। ये सारी जो चीजें हैं वो एक ही किताब में मिलेगी। किताब तो छोटी 35 पन्ने की है, लेकिन इसमें इतने महत्वपूर्ण और एक और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जैसा वो जाति की बात अविश्वास प्रस्ताव के वक्त में जाति की भी बात जब आई थी तो एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का जो टारगेट था वो भी इसमें कहा। लेकिन जो एक 5वां भाषण है जो सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं, जो 50 साल भारत के संविधान को हुए थे उस वक्त स्पेशल अभियान चलाया गया था, एक विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें मान्यवर कांशीराम जी को बोलने का मौका मिला। उसमें उन्होंने जो दिया हुआ भाषण सबसे सटीक और पूरी व्यवस्था, सम्राट अशोक का युग हम कैसा लाना चाहते, बाबा साहब की सेपरेट सेटलमेंट की क्या बात थी, कास्ट एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात क्या थी, ये सारी बातें उन्होंने उस भाषण में दी है। और ये किताब जो भी पढ़ेंगे तो उनको, और ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किताब आज लोकार्पण हुआ है, फ्री। तो इस वक्त हम दीक्षा भूमि में बैठे हैं और दीक्षा भूमि से काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए जो बेइंतजामी को लेकर थे, कीचड़ काफ़ी सारा था और आज भी हमने देखा कि लोगों को वॉशरूम के लिए या फिर नहाने के लिए सुविधाएं नहीं है। क्या वजह है सर कि ये तमाम तरीके की चीज़ें इतने वर्षों बाद, जब मनपा को पता है कि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा? अब जिस दीक्षा भूमि पे है आज भी जिस लेवल की सुविधाएं थी चाहिए उस लेवल की सुविधा नहीं है। इस साल ज़्यादा अव्यवस्था हुई है। उसका कारण यह है कि कई सालों से ये दीक्षा भूमि को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसी डिमांड थी। तो गवर्नमेंट ने इसको 5 पैसे नहीं दिया था आज तक के, पिछले अभी तो 69वां साल चल रहा लेकिन आज तक के स्मारक समिति को डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था। जब वो समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो इस समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो फंड रिजर्व रहता है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व फंड जो उसके डेवलपमेंट के लिए होता है, जैसा एजुकेशनल है और ये जो भी डेवलपमेंट का फंड होता है, वो फंड से उन्होंने 200 करोड़ ये दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने डाइवर्ट किए और लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने दिए, जबकि ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट का पैसा, एसटी के फंड का पैसा, दीक्षा भूमि के फंड का पैसा, ये एसटी का भी नहीं, सिर्फ एससी का जो समाज कल्याण जो विभाग होता है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का होता है। तो शेड्यूल कास्ट का पैसा इधर डाइवर्ट किए। अच्छा, वो किए तो भी लोगों की कोई उतनी नाराजी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जो काम शुरू किए तो जो उन्होंने सौंदर्यीकरण का और 200 करोड़ का प्लान बनाए थे, उस प्लान में हाईलाइट जो चीजें किए थे वो काम शुरू न करते हुए, जिसमें हाईलाइट नहीं था, जो छुपा एजेंडा जिसको हम संघ का कहते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग वाला जो छुपा एजेंडा था, उन्होंने वही से शुरुआत की और पब्लिक का उसमें उद्रेक हुआ कि यहाँ अगर तुम अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे, अगर कल चल के अंडरग्राउंड पार्किंग में अगर कोई स्फोट होता है, कोई अनहोनी होती है, तो हमारी सारी दीक्षा भूमि को तहस नहस करने का काम हो सकता है। क्योंकि संघ वालों ने प्रज्ञा ठाकुर का मामला तो सबको मालूम है, मालेगांव बम स्फोट, वो तो बरी हो गए अभी। नहीं, वो तो बरी हो गए क्या, जब सारी सरकार, सारी यंत्रणा उनके हाथ में, तो बरी तो होना ही है। करने वाले, करवाने वाले, छोड़ने वाले, अंदर डालने वाले, बाहर निकालने वाले, मीडिया वाले सारे उनके मनुवादी हैं, तो वो तो बरी होना ही है।
तो यह ऐसी अनहोनी ना हो इसलिए पब्लिक ने विरोध किया। लेकिन जब वो एक चीज़ के लिए विरोध था, अंडरग्राउंड पार्किंग, बाकी सौंदर्यीकरण के लिए विरोध नहीं था। हमारा ये स्टॉल है, हमारी ये जो दीवार ये पीछे लग के ये एरिया जिसको पूरब का एरिया कहते हैं, ये हेल्थ की जगह है, हेल्थ इंस्टीट्यूट की जगह है। ये करीबन 10-12 एकड़ जगह है। ये कोई उपयोगी नहीं है। ये गवर्नमेंट वहाँ कोई कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये जगह मिलना चाहिए करके डिमांड की गई थी, लेकिन आज तक के ये जगह नहीं मिली। ये हमारे सामने की जो जगह है, ये इसको पश्चिम के तरफ की, इसको उत्तर दीक्षा भूमि के उत्तर की कहते हैं, जिसमें ये कॉटन रिसर्च की जगह 5 एकड़ वो भी चाहिए करके, जबकि प्लानिंग में इनके दीक्षा भूमि के प्लानिंग में, सौंदर्यीकरण में, डेवलप विकास में ये दोनों जगह है, ये एक्वायर न करते हुए उन्होंने काम किया था। तो जब अंडरग्राउंड पार्किंग का विरोध था तो बाकी करने के लिए कोई अड़चन नहीं थी, तो ये भी जगह अभी तक एक्वायर नहीं किए, ये भी नहीं किए। और इतना ही नहीं, एक्वायर तो छोड़िए, या अभी भी आप अगर दीक्षा भूमि स्मारक के उत्तर दिशा में देखोगे तो वो गेट परमानेंट बंद है। वो परमानेंट इसलिए बंद है कि कॉटन रिसर्च सेंटर वालों ने, जबकि गवर्नमेंट की वो जगह, गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट ने अलॉट नहीं की, इसलिए वो बंद है। अब मैं एक बात बताता, नागपुर के बगल में 5-10 किलोमीटर दूरी पे एक कोराडी नाम का स्थल है, जहाँ एक 10x10 या 10x50 के जगह पे एक छोटा सा मंदिर था। आज करीबन 100 एकड़ जमीन एक्वायर करके इस नागपुर का सांसद जो है गडकरी, और इस दीक्षा भूमि जिसके विधानसभा में आती वो मुख्यमंत्री फडणवीस, इन्होंने, और पालक मंत्री ये जो नागपुर का है, वो जो कोराडी में रहता है, उसने वहाँ की सैकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर करके वो मंदिर को दी। जब वो मंदिर को अगर दे सकते हैं वहाँ, और वो जनरल फंड से डेवलप कर रहे, तो दीक्षा भूमि शेड्यूल कास्ट के फंड से क्यों, और ये डेवलपमेंट के लिए ये जगह क्यों नहीं? तो ये बात है। ये तो इसीलिए हम बोलते ना कि इस देश का संघर्ष, अगर कोई, ये बाबा साहब कहते थे ब्राह्मणवाद वर्सेस ये मानवतावाद वर्सेस ब्राह्मणवाद, तो हम तो मानवतावादी है, तो ब्राह्मणवादी तो नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने 2 महीना पहले एक मेरे नाम से, मैं उत्तम शेवड़े, मैंने एक वीडियो डाला था 2 महीना पहले। और ये 2 महीना पहले क्या डाला था कि नागपुर में संघ का एक हेडक्वार्टर है रेशिम बाग में, उसके सामने 3 संस्था जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज की संस्था है, उसका मैदान है। उसको मैदान किसने डेवलप किया? तो जबकि वो खाजगी मैदान है तो दूसरों ने डेवलप नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी ने। लेकिन एनआईटी ने अपना बोर्ड लगा के वहाँ करीबन 3-4 फीट पूरी जमीन खोद के वहाँ बोल्डर डाला, मुरुम डाला, चूरी डाला और सीमेंटीकरण, अच्छा कंक्रीटीकरण किया। क्यों किया? तो वह संघ का फंक्शन होता है। यह 2-3 महीना पहले से वहाँ काम चल रहा था, लेकिन दीक्षा भूमि के बारे में पिछले साल से आंदोलन चल रहा। पिछले साल कीचड़ हुआ था, जब यहाँ स्टॉल लगते, स्टॉल के जगह पे अनेकों के किताबें पानी में भीग गए थे, लोगों को चलना मुश्किल था। तो ये उनको 1 साल पहले का अनुभव था, और हम लोगों ने वो भी वीडियो डाल के ये कहा था कि जब वो प्राइवेट जगह पे तुम ये कर रहे दीक्षा भूमि का, तो ये 16 जो है ये 1 साल पहले से डिसाइड हो जाता, उसकी तारीख और स्पॉट डिसाइड रहता, और इंटरनेशनल लेवल का होता है, जहाँ लाखों लोग आते हैं। और यहाँ लाखों लोग आते, गवर्नमेंट को ये इसकी किताबों की जो ये है, गवर्नमेंट के भी जो प्रेस की जो किताबें करोड़ों की बेची जाती है, तो यहाँ उन्होंने सुविधा नहीं की है। आज की हालत भी यह है कि वो मंच के आजू बाजू में आज भी अगर पानी, तमाम चीज़ों को लेकर बसपा ने क्या पहल की, किस तरीके से अपना विरोध दर्ज किया, क्या कुछ? बसपा ने इनको 3 बार, कलेक्टर को, डिविजनल कमिश्नर को और स्मारक समिति को भी और मीडिया को भी निवेदन दिए। कल परसों भी हम कलेक्टर से मिले थे और ये बात किए थे। इसके पहले भी बात कही कि ये डेवलपमेंट, ये जगह की डिमांड बहुजन समाज पार्टी स्टार्टिंग से कर रही, ये हेल्थ की जगह ये मिलना चाहिए और ये कॉटन रिसर्च की जगह ये मिलना चाहिए। दोनों जगह स्मारक समिति को कि देना चाहिए, ये स्मारक समिति के स्वाधीन करना चाहिए, ये हमने किए थे। और ये रही बात डेवलपमेंट की, हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि
ये तो 18-20 एकड़ की बात है। बहन मायावती जी ने यूपी में लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाया, वो 100 एकड़ में है, और वहाँ खुद का चेहरा तुम देख सकते हैं। 100 एकड़ में कहीं भी घूमो खुद का चेहरा जमीन पे दिखता है, इतना ग्रेनाइट लगाया और चकचकाट है। वहाँ खाने पीने, रहने की, सोने की, घूमने की सारी सुविधा है वहाँ, और वो करोड़ों रुपया। सर वहाँ वो बात हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना संघर्ष दीक्षा भूमि के लिए। हाँ, तो वहाँ जब हो सकती तो उनसे कम से कम, और वो बहन जी के शासनकाल में एक रेजिम में उन्होंने उतना कर दिया था, 4 बार रही थी। हम चाहते हैं कि भाई उनसे आदर्श लेकर दीक्षा भूमि को हर साल ये मट्टी गोटा ये डालने के बजाय, और ये इसमें पूरा ग्रेनाइट और ये सारा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। और ये गवर्नमेंट है मनुवादी गवर्नमेंट। मनुवादी वाले नहीं चाहेंगे कि मानवतावादी विचारधारापन पे प्रसार हो और उसको विकसित हो, क्योंकि ये मनुवादी, और इसीलिए आज तक के ये मनुवादी जो सुबह संघ दक्ष के लिए हाफ पैंट पहन के संघ भवन, जो इस शहर का सांसद और मंत्री और ये मुख्यमंत्री वहाँ जाता है, शाम को फुल पैंट नीला पैंट पहन के यहाँ हमको ज्ञान बांटने आता था, तो लोगों के ये ध्यान में आया कि ये दोगली नीति नहीं चलेगी। इसलिए इस साल उन्होंने क्या किया कि विरोध किए कि भाई कोई ये राजनेता नहीं आएगा, और अच्छा हुआ कि पहली बार नॉन पॉलिटिकल लोगों को और रिलीजियस लोगों को बुला, और रिलीजियस भी इस लेवल का आदमी है। वो जो चंदीमा बनते हैं यूपी में, उनका बहुत बड़ा बोलबाला है, और इतना अच्छा आदमी चंदीमा है कि उनको बहन मायावती जी ने उनके शासनकाल में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो मायावती जी ने तो 20 साल पहले उनकी प्रगल्भता था और उनकी विद्वत्ता को जाना था। ठीक है, देर क्यों न हो, लेकिन महाराष्ट्र के और स्मारक समिति के लोगों को 20 साल के बाद में अकल आई और इतने अच्छे आदमी को बुलाया। बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा कि चंदीमा जी या चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए हैं। धन्यवाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझी हमने पूरे दीक्षा भूमि और धम्म क्रांति महोत्सव को लेकर, उसके पीछे की वास्तविकता को लेकर। आपकी क्या राय है? आपकी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।